वेलकम प्रोटीन्स। तो एक और वीडियो आपके लिए यहाँ पर हम क्लास 4 लेके आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से 30 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अगर एग्जाम की तैयारी में अभी भी लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपके मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप अगर इसका आंसर कर पाते हो, इस 30 क्वेश्चन के आप कितने सही आंसर कर पाते हो वो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सामने है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण किन चीज़ों से मिलकर बनता है कि नहीं है। वायुमंडल है, जलीय मंडल है, वायुमंडल है, जलीय मंडल है, स्थल मंडल है और इनमें से सभी। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा कि सब के सब वायुमंडल हो, जलीय मंडल हो, स्थल मंडल हो, मिलकर के ही पर्यावरण बनाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यही तीनों तो हैं जिनसे मिलकर के हमारा पर्यावरण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वन परिस्थिति की तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक इसलिए होता है क्योंकि जो हम टाइप करते हैं ना, उसमें कभी कभी इस तरह के फॉन्ट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो आप पढ़े हुए वही चीज़ है। तो एक वन में कितने पारिस्थितिक तंत्र के पोषी स्तर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो पोषी स्तर होता है वह हमारा क्या होता है? जो स्वपोषी जिसको हम लोग कहते हैं, पेड़ पौधा वगैरह होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा वगैरह होता है। जो हरे घास होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। इसके बाद पोषी स्तर दूसरा होता है जो पेड़ पौधा को खा लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं? पेड़ पौधे को खाते हैं। ये दूसरा पोषी स्तर हो गया। तीसरा क्या होता है? जो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी क्या करते हैं? बेसिकली इस शाकाहारी को भी खा जाते हैं। वो क्या होता है? हमारा तीसरा पोषी स्तर होता है। और चौथा पोषी स्तर क्या होता है? जो इस मांसाहारी को भी खा सकते हैं। जैसे आप टाइगर वगैरह के बारे में सुने होंगे, वो क्या कर सकता है? मांसाहारी को भी खा सकता है। तो उस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? चौथा पोषी स्तर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पोषी स्तर कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला जो खुद अपना खाना बनाते हैं, दूसरा जो शाकाहारी होते हैं, तीसरा जो मांसाहारी होते हैं, और उससे सबसे जो सर्वश्रेष्ठ वाले होते हैं पोषी स्तर, उसमें बाघ वगैरह आते हैं जो सब कुछ खा सकते हैं। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास अगला सवाल है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? देखिए, आयनों का आदान प्रदान होता है। आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान नहीं होता। विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। जबकि द्वि विस्थापन में क्या होता है? अभिक्रिया में आयनों का जो होता है आदान प्रदान होता है। एक मॉलिक्यूल के आयन, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है आदान प्रदान करता है। संयोजन में तो आदान प्रदान क्यों होगा? संयोजन का मतलब जुड़ना, और अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ गाद बैठ जाना, उसको हम लोग अवक्षेपण रिएक्शन कहते हैं। तो वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है? द्विविस्थापन। अभिक्रिया में आयनों का जब आदान प्रदान होगा तो द्विविस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है? नहीं वाला में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई दफ़ा नहीं वाला मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो नहीं पढ़ते हैं और खाली हाँ वाला जवाब दे देते हैं। ऊपर में एक रहता है संतुलित रहता है, उसको लगता है यही सही है। तो नहीं वाला जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और ध्यान से आंसर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी इसमें कई दफ़ा मिस्टेक करता हूँ। पहला ऑप्शन देखते हैं, संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन बराबर 2 ऑक्सीजन बराबर संतुलित है। 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, है ना। ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6 बराबर, ये भी है संतुलित। अरे ये तो सेम ही है दोनों, ये तो दोनों सेम ही है। ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पर, मे बी मिस्टेकली। तो कह सकते हैं क्या कि ये दोनों तो फिर ये जब संतुलित है तो ये भी संतुलित है। अगला देखिए, लेड यहाँ पर 1, लेड 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 2 4 3 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा और नाइट्रोजन भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप सी ऑप्शन, हालांकि डी ऑप्शन होना चाहिए। ये क्या है? आपका सही जवाब है, क्योंकि यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है। आपको पता होगा जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल होता है, उसमें क्या होता है सर? बीच में होता है 0। गलत कर दिया मैं, बीच में 0 नहीं होता। क्या होता है बीच में बच्चों? बीच में होता है 7। क्या होता है? 7।
और इधर 0 और इधर 14 है कि नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 7 से जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा। वो क्या होगा? उतना अम्लीय होगा। और जितना इधर 14 की तरफ होगा वो उतना क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उदासीन कौन हुआ? बीच वाला हुआ, जैसे कि प्योर वाटर का होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उदासीन विलेन का जो पीएच वैल्यू होगा वो 0 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 14 होगा। तो 7 होगा हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन सा है? सूचक पदार्थ किसे कहते हैं? आपको इसका डेफिनेशन भी पता होगा कि जिस पदार्थ से हम किसी चीज़ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाते हैं वो पदार्थ हमारा सूचक पदार्थ कहलाता है। सूचक पदार्थ इनमें से कौन सा है? फिनोल्फ्थेलिन है क्या? नहीं, ये प्राकृतिक तो नहीं है ना, हम लोग इसको केमिकल में बनाते हैं लैब में। हल्दी प्राकृतिक है ऑफकोर्स, और ये सूचक पदार्थ भी है। मिथाइल ऑरेंज भी नहीं है, ये भी आपको कह सकते हैं बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं है। और इनमें से कोई नहीं तो खैर ये ऑप्शन गलत हो ही गया। तो कुल मिलाकर के हल्दी एक ऑप्शन है हमारे पास जो सही है इसके लिए। इस केस में हल्दी हमारे पास प्राकृतिक क्या है? सूचक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोबी सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबी सोडा मतलब सफाई करने वाला सोडा, आप घर में भी इस्तेमाल करते होंगे, वाइट नमक जैसा। तो धोबी सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट 7H2O। सब में देखिए इधर तो सेम ही है, Na2CO3 ही है, सब में Na2CO3 है। लेकिन अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है? 7H2O, 5H2O, 10H2O और सीधा सीधी एक H2O वाला हमारे पास ऑप्शन है। कन्फ्यूजन H2O के साथ है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, 10H2O वाला क्या हो जाता है? हमारे पास सही हो जाता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि Na2CO3 इंटू 10H2O किसका होता है? धोबिया सोडा का फार्मूला होता है। बहुत ज़्यादा किचमिच हो गया था इसीलिए मैंने मिटा के आपको दिखा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषमांगी यौगिक है? विषमांगी यौगिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस यानी जिसमें जो कंपाउंड, जिसमें जो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वो अच्छे से सही तरीके से सही रेशियो में मिला हुआ नहीं है। इस रेशियो में भी है तो वो केमिकली अलग अलग है, अलग अलग उसको देखा जा सकता है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात है यहाँ पर खड़िया मतलब होता है चौक, चूना पत्थर, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप देखेंगे है ना तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी कैल्शियम, ये कैल्शियम सल्फेट है प्योर, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर। भाई ये विषमांगी यौगिक नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। यहाँ पर खड़िया है, चौक है, जिसमें क्या होता है सर? जिसमें आपको चूना पत्थर के अलावा मिट्टी वगैरह होता है जिसको आप अलग करके देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर विषमांगी यौगिक कौन सा हो जाएगा? खड़िया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब ये ऐसा सवाल है जो बहुत ही आसानी से बच्चों को याद हो जाता है जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं। तो कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? जीके में भी हम लोग याद करते रहते हैं कि पृथ्वी पर ही सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो लोहा, सोना, चांदी, हीरा में से कौन सा होता है? हीरा होता है। ऑफकोर्स हीरा क्या है? बहुत ही कठोर होता है। अब आप बताओ कमेंट करके कि हीरा को काटने के लिए फिर किस चीज़ की हेल्प ली जाती है? हीरा को हम लोग कौन से चाकू से काट सकते हैं भाई? आप कमेंट जरूर करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? देखो आपको इसमें यही याद रखना पड़ेगा कि लाल को नीला, नीला को लाल कौन करता है, यानी अम्ल करता है या क्षार करता है। और जब आपको वो याद होगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास हिंट है H+, OH-, O2-, इनमें से कोई नहीं। H+ आपको पता होगा क्या होता है? अम्लीय होता है। H+ आयन कब निकलता है? जब हम अम्ल को पानी में मिलाते हैं। OH- कब? जब क्षार को पानी में मिलाते हैं। और O2- जो है इसका तो छोड़ दो, आपने ये पढ़ा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो ऑप्शन है इसी में कन्फ्यूजन है कि H+ या OH-। तो आपको पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर तभी काम करता है जब वो भीगा हुआ हो। कहने का मतलब है कि एसिड अगर आप सूखा सा लिटमस पेपर में डाल दोगे तो वैसे भी कोई फ़र्क कलर में नहीं आने वाला। अगर आपको लिटमस पेपर में कलर चेंज देखना है तो आपको उसके लिए हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी होगा। चाहे आप लिटमस पेपर को आप भिगाओ, चाहे आप एसिड लिक्विड वाला यूज़ करो। तो यहाँ पर जो है आपका लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कौन करेगा? बेस करेगा, मतलब क्षार करेगा। और क्षार यहाँ पे कौन सा है? OH- आयन वाला है। तो OH- आयन यहाँ हमारे पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपने क्लास 10th के अंदर जो 5 हार्मोन्स पढ़े हैं उनमें से एक है फल को पकाने वाला हार्मोन, है कि नहीं है? जैसे कि आपने पत्ते झड़ने वाला हार्मोन आपने पढ़ा होगा, एब्सिसिक एसिड। वैसे ही एक फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है कि ऑक्सिन है कि जिब्रेलिन है कि साइटोकाइनिन है? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। ये पेड़ पौधे को वृद्धि करने में, किसी न किसी तरीके से बढ़ाने में ही हेल्प कर रहा होता है। एक एथिलीन है जो फल को पकाने में हेल्प करता है, और एब्सिसिक एसिड है जो पत्ते वगैरह झाड़ने में हेल्प करता है। चलिए, पकाने में, पत्ते वगैरह झाड़ने वगैरह में हेल्प करता है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चलो ये चीज़ मैं जल्दी जल्दी बोला, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि एथिलीन फल वगैरह पकाने में और एब्सिसिक एसिड पत्ते वगैरह झड़ते हैं, उसी कारण झड़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मशरूम है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? मशरूम एक चिड़िया का नाम है कि नहीं? ये मृतजीवी है कि परजीवी है कि स्वपोषी है कि शैवाल है? बताओ। मशरूम चिड़िया क्या है? मृतजीवी है, परजीवी है, स्वपोषी है, शैवाल है? देखो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है स्वपोषी, क्या होता है परजीवी। पहले ही चैप्टर से है और बहुत क्लियर आपको होगा ये, अब तक तो क्लियर होना ही चाहिए, एग्जाम आ ही गए भाई। तो परजीवी, मृतजीवी है ना, स्वपोषी, शैवाल, इसमें से मृतजीवी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सड़े गले पे बढ़ता है मशरूम। परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरे को खाकर जिंदा रहने वाला, मरा हुआ कुछ भी हो। स्वपोषी मतलब खुद का खाना जो है बनाने वाला। तो यहाँ पर मृतजीवी हो जाएगा जो सड़े गले पर जीवन यापन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन, ओजोन लेयर जो हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हमें बचा रहा है हानिकारक परावैज्ञानिक किरणों से, उसका फॉर्मूला O2 होता है कि O3 होता है कि O4 O5? बाकी ये सब तो हमने पढ़ा नहीं है जीवन में। O2 का मतलब सीधा सीधे ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन फ्रीली सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन के फॉर्म में हम लोगों को मिलता नहीं है। ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होकर घूम फिर रहे होते हैं आपस में दोस्ती बढ़ा के, तो O2 तो सीधा सीधे ऑक्सीजन है, ओजन तो है नहीं भैया। हमारे पास ओजन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है O3। ओके, तो याद रखिएगा ओजन का सूत्र क्या है? O3 सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक मतलब स्वपोषी है कि संभोजी है, मृतजीवी है ना? और इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताओ अब, कवक जो होता है वो भी क्या होता है? स्वपोषी तो होगा नहीं, संभोजी तो होगा नहीं, तो इसमें से मृतजीवी ही होगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, VVI है, आपको याद रखना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होता है। हम लोग खुद क्या करते हैं, खाना लेते हैं किसी पौधे से या किसी जानवर से, तो वो एक जीव है जिसको खा करके दूसरा जीव जिंदा रह रहा है। तो एनर्जी वहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है कि नहीं है? फिर अगर हमें कोई खा ले, है ना, खा ही लेते हैं अगर मौका मिलता है तो फिर वहाँ पर एनर्जी हमारा फ्लो हो जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। समझ रहे हो आप? अगर पौधे को हिरन ने खा लिया और हिरन को मैंने, अरे हिरन, एक मिनट, हिरन कहाँ मिलेगा भाई? बकरी ने खाया पौधे को, बकरी को मैंने खा लिया, खस्सी कर देंगे, चलो जो भी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? द्विदिशीय होता है ना? नहीं, एक दिशीय होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। बहुदिशीय का मतलब होता है कि इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। चक्रीय का मतलब होता है कि गोल गोल घूमता है, वापस लास्ट में जाके फिर शुरू में पहुंच जाएगा। तो चक्रीय नहीं है, एक दिशीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? भाई इंसान के दिल में कितना कोठा होता है? कोठा मतलब घर वाला कोठा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तुम लोग फिर पहुंच मत जाना कहीं। तो यहाँ पर कोठा हमारे पास कितने हैं? 4 हैं या 3 हैं या 2 है या 1 है? बताओ। तो 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है, सबको पता होगा। कुल मिलाकर के 4 कोठा होता है हमारे दिल में, इसीलिए हम लोग 4 शादी कर सकते हैं। आगे बढ़ते सर। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है? विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समान? विकासवादी दृष्टिकोण है क्या? या आपने सुना होगा कि जो हम लोगों को मतलब कुछ हमारे पूर्वज लोग थे जिन लोगों ने थ्योरी व्योरी बना दी कि भैया इंसान जानवर थे। मैं तो आज भी नहीं मानता, साइंस के स्टूडेंट होकर के भी। चलो मान लेते, 1 मिनट के लेते थे, तो कौन से जानवर थे? चिंपांजी थे, मकड़ी थे, है ना, औरंगोटेन थे और जीवाणु थे। बताओ भाई, मुझे तो लग रहा है कि चिंपैंजी थे, है ना। थोड़ा बहुत यही मिलता है बुद्धि के हिसाब से, बाकी जानवर की बुद्धि इतनी तेज़ है नहीं। हाँ, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार 98% चिंपैंजी इंसानों से मिलता जुलता है। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारे पूर्वज कभी रहे होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज आज तक जिंदा है। अफसोस है मुझे इस बात का। आगे बढ़ते। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश मतलब जो प्रकाश हम देख सकते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा था क्लास 8th में ही कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बावजूद उसके आप जब ये कह रहा है तो मान लेते हैं कि जो भी प्रकाश हमारे आसपास है वो कैसा है सर? वाइट लाइट जो है ना, उसमें भी 7 कलर्स हैं जो कि न्यूटन साहब ने पता लगाया था, है ना। तो उसमें से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है? पीला वाले का, बैगनी वाले का, लाल वाले का या हरा वाले का? तो नो डाउट लाल वाले का। सभी बच्चे इसका आंसर बखूबी जानते हैं। कितना सही हो रहा है आप एक मरतबा कमेंट कीजिए कितना सही हो रहा है। और हाँ, लाइक भी कर सकते हैं अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो। हालांकि ये सेशन मैं बहुत लंबा इस साल तो ले नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ज़रूर देखिए, जो भी पहले के 2-4 वीडियो और पड़े हैं चैनल पे उसको भी देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आता है, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं भैया, अब हम तो यही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। कैसे जोड़ा जाना चाहिए? कहने का मतलब है कि हम प्रतिरोधकों को क्यों जोड़ते हैं? ताकि हमारा प्रतिरोध का मान बढ़े या घटे, है कि नहीं है? हाँ हाँ, दोनों के लिए जोड़ते, सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं। प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है, कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो भैया चार्जर से मोबाइल में आता सीधे तुम्हारा 420 वाट का। आ जाओ, कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे पास श्रेणी क्रम में मान लो कि हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है, एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिए। अब मान लो अगर ये 5 ओम का है और ये भी 5 ओम का है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा? 10 ओम का। सीधा सीधी ये क्या है? श्रेणी क्रम है कि समांतर है? बताओ, ये श्रेणी क्रम है। समांतर में ऐसा नहीं होता है। समांतर में जो होता है, अगर मान लीजिए आप अगर ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, आपके साथ जो भी कलाकारी आप कीजिए, इसमें अगर ये 5 ओम का है और ये 5 ओम का है, तो अगर इसका आप टोटल वैल्यू देखिएगा तो 1/5 प्लस 1/5 होगा, जो कि 2/5 होता है, यानी हर एक प्रतिरोध से भी कम। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को कैसे जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में या ये और भी दो इनमें से, ये सब गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, बिना किसी डाउट के। किस उपकरण में धन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता? देखो, वोल्टमीटर में तो होता है भैया, वोल्टेज नापते हैं। एमीटर में करंट नापते हैं। विद्युत सेल में तो होता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता होगा, उल्टा पुल्टा लगा देंगे तो नहीं होगा। और डीसी का मामला है, डीसी करंट जहाँ भी होगा वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, एसी करंट में नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कुंडली में नहीं होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या करने आएगा? नहीं आएगा। आगे बढ़िए सर, अगले क्वेश्चन की ओर है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक होता है अपसरित, एक होता है अभिसरित। अगर मान लो अभिसरित होकर के आया है ना, एक जगह जमा होकर के आया और किसी समतल दर्पण पे आकर के पड़ गया है ना, तो देखो समतल दर्पण बहुत सीधा साधा दर्पण है मेरे तरह, ये कोई लफड़ा ना करेगा, ये सब डायरेक्ट भाई सीधा निकालेगा। इसको मतलब नहीं है मोड़ने जोड़ने तोड़ने का काम ये नहीं करता है, इसलिए हम लोग चेहरा देखने का काम इसी से करते हैं। नहीं तो पता चला कि हमारा या तो भाई बड़ा मोनस्टर बना देगा या तो हमको छुछुंदर बना देगा, है ना। तो हम लोग दर्पण यही वाला इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है, जिसमें सिंपल सा सच दिखा दो जो है। आगे बढ़ते हैं। तो अपसारी, अभिसारी, समांतर, क्या हो जाएगा? समांतर। कुल मिला के समांतर किरण पुंज निकालेगा। इसको भाई ज़्यादा झेल में ही आता है, ये अपसरित या अपसरित करने का काम नहीं करता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, चुंबकीय फ्लक्स का नाम आपने अगर पहले नहीं सुना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब सुन लो। वेबर जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ये तो याद ही करना पड़ेगा। देखो एसआई मात्रक का क्या है सीन, याद करना पड़ता है ना, तो याद कर लो और क्या। अब वाट बताओ आपको किसका होता है? वाट पावर का होता है। जूल बताओ किसका होता है? बताओ, एनर्जी का होता है, वर्क का होता है, किसका होता है? जूल बताओ। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। बताओ, आपको याद ही करने पड़ेंगे इसका। कुल मिला करके बात यह है कि ये सब ट्रिक व्रिक से होगा ऊपर क्लास में, अभी तो याद कर लो, एग्जाम आ गया। एक एमीटर के 0 तथा 2A अंकों के बीच, मतलब 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट क्या होगा? देखो, लिस्ट काउंट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपको जो मैक्सिमम यहाँ पर करंट का फ्लो दिया है ना, उसको ऊपर रख लो और जितना उसमें डिवीजन है उसको नीचे कर दो। क्या हो गया? 2 दाहिन 20 यानी 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 और एम्पियर है तो एम्पियर, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ऐसे कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखो, कोई क्वेश्चन नीचे हो जाता है, कोई क्वेश्चन ऊपर हो जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे मोबाइल में छोटा सा स्क्रीन है, उसमें ऐसा ही दिख रहा होता है, सब बराबर दिख रहा होता है मुझे। एक टाइम पे वैसे भी एक ही दिख रहा होता है, तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कौन ऊपर हो रहा है कौन नीचे हो रहा है। तो बस गरीबी है दोस्तों, और कुछ नहीं। बाकी तुम पढ़ ले रहे हो ना, यही बहुत है। लाइक कर दो। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर, श्रेणी नहीं, समांतर में। देखो, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। फिर ऑप्शन एक बार में ले लिया 5 ओम वाला 2 ठो रजिस्टेंस का। चलो भैया, ये रजिस्टेंस लगा है भाई, आप करंट फ्लो कर रहे हो, इधर से उधर जा रहा है, मान लो इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाने के लिए। ये 5 ओम का है और ये 5 ओम का है। एक रेजिस्टेंस का खुद का वैल्यू अकेले क्या औकात 5 ओम, ठीक है। दूसरे का भी अकेले क्या औकात 5 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध 5-5 ओम का है, लेकिन जब इसको आप जोड़ दिए और इसका ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 1/5 प्लस 1/5 मतलब 2/5। भैया ये 5 ओम से बहुत कम है, 2 का 5 टुकड़ा, समझ रहे हो?
2 का 2 टुकड़ा करते तो एक एक हिस्सा होता है, फिर भी 2 का 5 टुकड़ा कर दिया, मतलब 2 रोटी को 5 टुकड़ा किया, कितना छोटा छोटा टुकड़ा, यानी खुद का जो हैसियत था इनका वो भी गंवा दिया। प्रत्येक प्रतिरोध से कम, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए सर। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के नीचे स्थित होता है? किससे, कौन कह सकते हैं, किससे क्या होता है? चलो अब जो भी है सवाल तो यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है रंध्र के नीचे होता है ना? तो क्यूटिकल से, अच्छा रंध्र के नीचे होता है, किससे रंध्र के नीचे होता है? निम्नलिखित में से किससे रंध्र, अरे सवाल मैं समझ गया ये कहना क्या चाह रहा है, हालांकि मिल नहीं रहा है, ये कुछ अजीब तिगड़मबाजी सा बन गया सवाल। बहरहाल जो भी है, क्यूटिकल, रक्षक कोशिका, लेटेंट सेल्स, इनमें से कोई नहीं। देखो लेटेंट सेल्स वगैरह की बात नहीं है, क्यूटिकल की बात नहीं है। रक्षक कोशिका जो होता है, गार्ड सेल जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, आपने क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर में पढ़ा होगा इस तरीके का, है ना, आपने जो पढ़ा होगा किसका, स्टोमाटा का फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे स्टोमाटा होता है, तो ये बेसिकली गार्ड सेल्स होते हैं ये वाले, है कि नहीं, जिसको हम लोग रक्षक कोशिका कहते हैं, तो ये उसी के नीचे होता है स्टोमाटा। अब क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? ये वाला इतना भारी सवाल पूछ दिया, हम लोग कैसे बोलेंगे? कौन सी गैस मुक्त होती है भाई? अभी मैं सांस छोड़े जा रहा हूँ, धड़ाधड़, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन सी गैस निकल रही होगी बताओ? नहीं बताऊँ मैं छोड़ देता हूँ, मैं ऑक्सीजन निकाल देता हूँ, चलो मान लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? अच्छा ये सवाल, अच्छा ऐसे पूछा करो यार, वैसे पूछ दिया कि सांस में कौन सा छोड़ रहे हो, तो बहुत आसान हो गया ना बच्चे के लिए। लेकिन ये सवाल पहले पूछे जा चुके हैं, इसमें बच्चों को नंबर मिले इसका जवाब देने के लिए, तो आप भी ऐसे छोटे छोटे सवाल को इग्नोर नहीं कीजिएगा, है कि नहीं है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। यस ऑफ कोर्स नंबर मिल जाएंगे आपको, अगर कुछ ऐसा सवाल आता है तो आसान सा देता है। देखो आपको पता ही होगा कि हम जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी C6H12O6 + O2 गिव्स, हमारे पास क्या होता है सर? इसका एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी, है कि नहीं है? तो ये आपने पढ़ा होगा, ये रिएक्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल पढ़े हैं सब भाई, कोई इससे इनकार नहीं कर सकते। तो CO2 मिल जाता है, ऑफकोर्स मिल जाता है, ऊर्जा मिलता है, ऑफकोर्स मिलता है, H2O मिलता है, ऑफकोर्स निकलता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे क्लास 9th में। हालांकि ये ज़्यादा रिलेटेड है क्लास 9 से, लेकिन फिर भी क्लास 10th में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली कैसा होता है। तो कोशिका झिल्ली से कुछ चीज़ें अंदर बाहर हो सकती हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं। तो हम कह सकते हैं परागमय पूरी तरीके से तो नहीं होता है, अपरागमय यानी बिल्कुल नहीं अलाउड करता, ऐसा भी नहीं है। अर्ध परागमय कह सकते हैं, सेमी परमेबल, कुछ चीज़ें अलाउ करती हैं, है ना। और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अर्ध परागमय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, देखते देखते 30 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, है ना। और शुक्रिया आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए, जो भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, ये जो BVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए था, ये आपके काम आएंगे अगर आप इसको देखते हैं तो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन आएगा, और क्यों ही ज़रूरी हो, है ना। लेकिन आपको इस तरह के पैटर्न पता चलते हैं कि भाई पूछे क्या जा रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है। बहुत कम टाइम बचा है, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।